रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ने भी एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें चीन एक्टिवली ब्लॉक कर रहा है चाइनीज एम्प्लॉइज और फॉक्सकॉन की जो मशीन्स हैं वो फॉक्सकॉन इंडिया में आने से उनको रोक रहा था। अब आ गया रेयर अर्थ मैग्नेट्स, जो कि फिर से अब यूएस चाइना का तो कुछ हो गया है अरेंजमेंट, तो अभी उनको अप्रूवल मिल गया, लेकिन भारत वालों को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। चाइना के पास जिस जगह पे पावर है वो चाइना उस तरह से यूज कर रहा है, अमेरिका उसके पास जहां पावर है वो इस्तेमाल कर रहा है। हम सब उसके हमारे पास इतनी पावर नहीं है जितनी उनके पास है, इसलिए हम सब बीच में फंसे हुए हैं। चीन को देने के लिए कुछ पत्ते भी है ना। जर्मनी बोल सकता है ना मैं तुमको कैपिटल गुड्स नहीं दूंगा, या ईयू के पास में तो काफी कुछ है ओवरऑल देखा जाए चीन को जिसकी जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया भी है, तो ऑस्ट्रेलिया से भी खूब माइनिंग का सामान जाता ही है चाइना में। शायद इसमें हिंदुस्तान सबसे वीक प्लेयर है जिसको ये गुट की जरूरत है। नमस्ते, पुलियाबाजी पर जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आती है तो पुलियाबाजी.in पर जाके हमारी वेबसाइट पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिस पर आप नए और अनोखे विषयों पर हिंदी में आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। हम हमारे श्रोताओं द्वारा भेजे गए आर्टिकल्स भी इनमें शामिल करते हैं और फोटो कॉन्टेस्ट और ऐसे कॉन्टेस्ट जैसे दिलचस्प प्रतियोगिताओं में भी आप हिस्सा ले सकते हैं, तो इन्हें भी ज़रूर चेक करें। और ये पुलियाबाजी आपको कैसी लगी इसके बारे में हमसे ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, क्या हालचाल है ख्याति? बस सब ठीक चल रहा है, आप बताइए। अरे आजकल मैं तो मतलब हमारा काफी पसंदीदा विषय रहता है चीन के बारे में डिस्कशन करना, पर मैं तो चीन से काफी तंग आया हुआ हूँ पर्सनली भी, मैग्नेट्स वैग्नेट्स को लेकर के। तो ये और जनरली हमने इधर उधर से काफी बारे बात की है। तो ये प्रणय तुमको आजकल लगता नहीं है कि चीन ने ऐसा कि एकदम चक्रव्यूह बना दिया है सब लोगों के आसपास में, ये दिक्कत वो दिक्कत, फॉक्सकॉन से वर्कर वापस मंगवा लिए, हमें फर्टिलाइजर भेजने के लिए उसके इनपुट्स देने बंद कर दिए, कुछ ना कुछ किए जा रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास और लंबी लिस्ट होगी इस चीजों की। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ। तो इसके मतलब दो तरीके से हमें देखना चाहिए। एक तो जो भारत के विरुद्ध हो रहा है, और एक जनरली वैश्विक तौर पे जो चीन का रवैया है। तो पहले मैं भारत के जो दुखड़े है वो गिना देता हूँ, क्योंकि आपने शुरुआत ही उससे की थी। तो पहले तो अभी अखबार में आया था पिछले 2 हफ्तों में कि फॉक्सकॉन अपने चाइनीज इंजीनियर्स को अपने इंडिया फैसिलिटी से वापस बुला रहा है। ठीक है। और चाइनीज मीडिया भी मैंने देखा कि चाइना वाले लोग क्या कह रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि ये तो ये रूटीन ऑपरेशनल मूव है और ऐसा कुछ जियोपॉलिटिक्स नहीं है इसमें। मतलब हम लोगों का खुद आईफोन 17 बना रहे हैं तो हम लोग का वर्कलोड बढ़ेगा, तो इसीलिए फॉक्सकॉन के इंजीनियर्स को वापस बुलाया जा रहा है। ये ऐसा चाइनीज मीडिया में ऐसे आ रहा है, लेकिन भारत मीडिया और बाकी देशों की मीडिया में अलग से है। तो खैर हम लोग इसको इग्नोर भी कर दे तो भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत पे लागू हो रही है। जैसे एक स्पेशलिटी फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट जो है चीन से होते थे, पोटैश वगैरह काफी कुछ एक्सपोर्ट होता है वहां से, वो पिछले 2 महीने से सिर्फ भारत के लिए बैंड है और बाकी चीजों के लिए एक्सपोर्ट शुरू हो गया है। कुछ महीने पहले ये टनल बोरिंग मशीन्स जो थी जिससे हम लोग ये टनल्स बनाते हैं मेट्रो के लिए, वो भी मतलब ये देखिए कोई चीनी कंपनी से हम लोग नहीं खरीद रहे थे। एक जर्मन कंपनी है हेरेन नेक्ट, वो उसका चीनी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वहां से वो लोग बना के इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो वो चाइना ने एक्सपोर्ट करने से बंद कर दिया है भारत के लिए। आप सोचो, मतलब खुद बना भी नहीं रहे हो, लेकिन क्योंकि कोई जर्मन कंपनी यहाँ पे आ रही है तो उन्होंने बोल दिया नहीं जाएगा इंडिया। और इसीलिए आपको याद होगा न्यूज में आया था, पीयूष गोयल बोल रहे थे जब जर्मन मिनिस्टर आए थे यहाँ पे कि हम लोगों को मिल रहा नहीं है चीन से। तो ये इस तरीके की चीज। फिर 6 महीने पहले रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ने भी एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें कह रहा था कि चीन एक्टिवली ब्लॉक कर रहा है चाइनीज एम्प्लॉइज और फॉक्सकॉन की जो मशीन्स हैं वो फॉक्सकॉन इंडिया में आने से उनको रोक रहा था। ओके। और फिर उसके बाद अब आ गया रेयर अर्थ मैग्नेट्स, जो कि फिर से अब यूएस चाइना का तो कुछ हो गया है अरेंजमेंट, तो अभी उनको अप्रूवल मिल गया, लेकिन भारत वालों को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। तो इन सब से अगर आप एक निष्कर्ष निकाले तो ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ
खास तरीके से भारत इस चक्रव्यूह में ज्यादा फंसा है। और आप सोच सकते हैं एक तरीके से चीन ये क्यों कर रहा है। अभी तो हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू कर दी, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चल रहा है दोनों देशों के बीच में, लेकिन फिर भी चीन ये सब चीजें कर रहा है। और ये थोड़ा बेवकूफाना लगता है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग एकदम बीट कर देगी चाइना को, हम लोग काफी पीछे हैं उनसे, लेकिन फिर भी ये लोग ये कर रहे हैं। और इतने सारे उदाहरण अब है सामने, तो पहले तो मैंने लिखा भी था कि ऐसे कुछ नहीं है, चीन शायद ये हम लोग ज्यादा ही इसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ 5-6 अलग दिशाओं से ये चीजें आ रही हैं, तो लग रहा है कि ये भारत के खिलाफ कुछ विरुद्ध कुछ विशेष उनको चीन को थोड़ी हमसे खफा है चीन। तो ऐसा आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा इन सब उदाहरण दिए मैंने, आपको लग रहा है क्या कुछ? हम्म, मुझे लगता है हमेशा जैसे शायद चीन का ऐसा, मुझे लगता है भारत उनके ऐसे कोई सेंटर पॉइंट पे तो नहीं रहता है, लेकिन ओवरऑल अलग अलग डिपार्टमेंट्स वगैरह में हम एक ऐसी लिस्ट में तो रहते हैं कि जिसपे ध्यान मत दो या फिर उसको इग्नोर करो। या जैसे रेयर अर्थ मेटल में मैं बोलूं तो जितना मुझे लगता है, क्योंकि मैं उसको ज्यादा फॉलो कर रहा था, हमारा जो हम अपनी मोटर इंडिया में बनाते हैं, लेकिन जो हमारा मोटर मैन्युफैक्चरर है वो मैग्नेट चाइना से लेता है। ठीक है। हम्म। तो चीन का बेसिकली क्या इसमें आइडिया था कि भाई हमसे तुम मैग्नेट मत खरीदो, मोटर खरीदने के लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो कहते हम आपको मोटर बेचेंगे पर आप मैग्नेट नहीं ले सकते। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला कि नहीं, ये एक्सपोर्ट कंट्रोल है, आप अप्रूवल लो फिर देंगे। तो अब मैंने देखा कि काफी सब लोगों को अप्रूवल मिलने लगे, लेकिन उसमें अब नंबर सबसे पहले ऑब्वियसली यूएस वाली कंपनीज का आएगा, जापानीज का आएगा, ताइवानीज का आएगा। तो इंडिया उस लिस्ट में बहुत नीचे है। तो शायद फाइनली इंडिया का भी आएगा प्रणय। ऐसा नहीं है कि इंडिया, उन्होंने ओवरऑल अलाउ किया हुआ है, लेकिन इंडिया को तवज्जो नहीं दी जाएगी इस चीज में किसी भी वजह से। शायद इसीलिए कि नहीं चाहते हैं, या फिर इसीलिए क्योंकि जनरली मेरे को लगता है ब्यूरोक्रेसी में इंटरेस्ट, मतलब ये है कि भाई हाँ तुम्हारा नंबर आएगा, पहले यूएस, यूरोप, जापान, ताइवान, इन सब से निपट लें, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से कर ले तब तुम्हारा नंबर आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट इंडिया थोड़ा कहीं पे उनके ऐसा एक कोई वॉर रूम नहीं बना हुआ इंडिया के खिलाफ लेकिन अलग अलग जगह पे इंडिया की प्रायोरिटी कम है। मैं ऐसा नहीं सोचता, पर हाँ ख्याति बोलो आप, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, तो मुझे जो सौरभ ने कहा कि वो यूएस को दे रहे हैं कुछ चीजें पर भारत का नंबर और प्रतिशत, तो मुझे तो ऐसा लगा कि शायद यूएस को वो नहीं देंगे, राइट? क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में ये ट्रेड वॉर चल रहा है, एक दूसरे पे वो टैरिफ्स लगा रहे हैं और बहुत चीजें रोक रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर उनको कुछ चीजें नहीं भेजनी है या जानबूझ के अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देनी है तो वो यूएस के साथ करेंगे, लेकिन शायद उनको यूएस मार्केट का भी एक्सेस चाहिए, इसलिए शायद उन यूएस अपनी टर्म्स मनवा पा रहा है कहीं ना कहीं। और शायद इंडिया के साथ उनका ये एक सोचना हो सकता है कि अगर चाइना में मैन्युफैक्चर कुछ चीज़ें अगर बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना से अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हटाए तो ऑफ कोर्स भारत उसमें एक बड़ा कंटेंडर हो सकता है, और वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए उस चीज को रोकने के लिए वो ऐसा कर रहे हो सकता है। ऐसा एक हम अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे इसमें एक चीज लगती है ना ख्याति, कि जनरली मतलब चाइना के पास एक हथियार तो है, तो वो सब पे लगा रहा है। हाँ। उनको ऐसा मुझे लगता है फीलिंग है, और प्रणय शायद कंफर्म कर सकता है, या कि हमें तो हिंदुस्तान से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्ही को हमसे चाहिए, तो हम तुमसे क्या हाँ। सौदेबाजी करें। जबकि हाँ। यूएस और चाइना के बीच में सौदेबाजी हो सकती है, क्योंकि भाई उनको भी उनसे कुछ चाहिए और दोनों तरफ से कुछ ना कुछ लेन देन की बात है। हमारी तरफ से हम चाइना से लेते बहुत ज्यादा है, और जो देते हैं वो चाइना के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ये पॉइंट से तो मैं सहमत हूँ कि हाँ चीन ने यूएस के खिलाफ किया, क्योंकि यूएस से फिर उनको अभी H20 चिप्स मिल गई, जैसे जो पहले नहीं मिल रही थी, तो ये सौदा हो गया। लेकिन भारत के खिलाफ सौरभ, मैं ये नहीं मानता कि हम लोग एक सबके खिलाफ बैन था, हम लोग एक लिस्ट में कम थे और इसीलिए हमें नहीं मिल रहा है। ये शायद रेयर अर्थ के लिए लागू है, लेकिन स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स पे
क्यों सिर्फ भारत को ही सिंगल आउट किया गया है, क्यों सिर्फ ये टनल बोरिंग मशीन जैसी चीज हाँ। भारत को ही नहीं मिल रही है। तो ये लॉजिक तो अप्लाई नहीं करता ना उस पे, ऐसा नहीं है कि जनरल लिस्ट है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है, मुझे भी पहले ऐसे लगता है जैसे आप सोच रहे हैं कि चीन सोचता होगा अब क्या है, भारत तो बहुत पीछे है, इनको बस बेचना है तो बेचो। पर मुझे लगता है अभी जेन्युइनली उनको थोड़ा डर लग रहा है। इसका कोई और मेरे पास तो लॉजिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग एकदम शानदार हो गई है, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि जैसा ख्याति ने कहा कि यार ये एप्पल तो चला गया यहां से, अब एप्पल भारत में सब सप्लाई होगा, आईफोन्स इंडिया से जाएगा और ये हमारे इंजीनियर्स लेके जा रहे हैं। तो ऐसा चीन भी ऐसा कुछ पॉजिटिव सम गेम वाला सोचने वाला तो कंट्री है नहीं। वो भी देख रहे हैं कि ऐसे हमारे देश से जाके वही चीज ये भारत में हो रही है तो क्यों होना चाहिए, हम इसमें सहभागी क्यों बने, ऐसा उन लोगों को लग रहा है। और वो इसीलिए भारत के खिलाफ विशेष थोड़ा उनको खफा है वो लोग, ऐसे लग रहा है मुझको। तो ये तुम्हें ऐसा जैसे इंडिया पाकिस्तान का कारगिल मोमेंट है वैसा तुमको लग रहा है क्या कि इंडिया चाइना के बीच में है? जब पाकिस्तान को लग रहा था कि अरे इंडिया हमसे बहुत आगे निकल जाएगा, क्या फाइनली चाइना को लग रहा है कि अरे इंडिया हमसे कैचअप कर सकता है मे बी 20 साल में? कोई हम एक दो दिन में तो नहीं करने वाले, पर ऐसा उनको लग सकता है ना कि अरे ये कुछ तो चेंज हो गया है। तो ये शायद एक तरह से पॉजिटिव साइन भी, एक्सटर्नल वैलिडेशन है जो आपका क्या कहते हैं प्रतिद्वंदी है वो मान रहा है कि आप एटलीस्ट रेस में शामिल तो हो गए। हाँ मुझे लगता है। और हाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि कारगिल मोमेंट से सौरभ का क्या अर्थ है कि ऐसा खुद परवेज मुशर्रफ की जो बायोग्राफी है उसमें भी उन्होंने लिखा है कि उस वक्त उन्होंने कारगिल जैसी चीज क्यों की, और ये उनका विश्लेषण था कि अगले कुछ सालों में भारत बहुत आगे निकल जाएगा, तो अगर भारत को रोकना है तो तब रोकना है, और इसीलिए उन्होंने जो भी किया वो उस तरफ किया। तो उसी तरह से सौरभ बोल रहे हैं कि चाइना को भी ऐसे लग रहा है। तो मुझे लगता है हाँ, पर ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि भारत की चीज बहुत बेहतर हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि चीन की डोमेस्टिक सिचुएशन ऐसी हो गई है और उनको भी लग रहा है कि पूरे विदेश से लोग अब चीन को उसी दृष्टिकोण से नहीं देखते जैसा 5-6 साल पहले देख रहे थे। नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में नहीं आएगी चीन में, शायद वियतनाम में आएगी या अलग। तो उनको लग रहा है कि हम लोग की जो फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री है वो लीनियरली नहीं होगी, हम लोगों की थोड़ी फ्लैट आउट हो रही है। तो हम लोगों में और भारत और दूसरे वियतनाम जैसे देशों में गैप कम होगा। तो हम लोगों को कुछ करना चाहिए जिससे कि हम लोग इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बाहर जाने से रोक सके, ऐसा मुझे लगता है। ये रोक सके या डिले तो कर लें, जिस चीज में 20 लगेंगे साल कम से कम उसको 22 कर ले, 25। क्योंकि यूएस भी तो वही ट्राई कर रहा है चाइना के, मुझे लगता है यूएस सबको ये सब गुण सिखा रहा है। यूएस चाइना के खिलाफ यही ट्राई कर रहा था ना कि भाई मैं तुम्हारे को रोक तो शायद नहीं पाऊंगा पर धीरे तो कर दूं। हाँ पर वो यूएस चाइना के टाइम पे चाइना ने उससे भी पहले किया ना, मतलब 2014 से मेक इन चाइना वगैरह चीजें तो है ही। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भारत के दृष्टिकोण से मुझे लगता है एक कुछ स्पेशल चीज चल रही है। और अभी जैसे नेगोशिएशंस हो रहे हैं, पता नहीं हमें पता पड़ेगा कि नहीं, पर हम लोग को अंदाजा तो आ जाएगा कि भारत के खिलाफ ये क्यों हो रहा है, और अगर रिश्ते बेहतर होते हैं तो क्या इन चीजों में भी सुधार आता है या नहीं। तो ये होगी भारत की बात। अब बड़े मुद्दे पे आते हैं कि चीन का ये जो रवैया है, ये चीन का चक्रव्यूह इसे कहें या नहीं। तो मैं इसे ऐसे पोजीशन कर रहा था, मुझे तो लगता है ये एक मार्केट फेलियर है। मार्केट फेलियर का अर्थ ये होता है, जैसे हम लोग ज्यादातर इसे घरेलू संदर्भ में बात करते हैं इसकी, कि मतलब 4 तरह के मार्केट फेलियर होते हैं। अगर बहुत ज्यादा मार्केट कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, या फिर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री हो, मतलब लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है उस, या फिर पब्लिक गुड्स हो या एक्सटर्नैलिटीज हो। ये 4 इस तरीके की फेलियर्स होती हैं जब हम लोग कहते हैं कि मार्केट एफिशिएंटली नहीं ऑपरेट कर रहा है, और उसमें फिर सरकार की दखलंदाजी वाजिब होती है, क्योंकि मार्केट ठीक से नहीं काम करता, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सरकार का इंटरवेंशन अलाउड है। तो ये हम लोग एक घरेलू संदर्भ में बात करते हैं इसकी, इसीलिए कंपटीशन कमीशन होता है कि मार्केट कॉन्सेंट्रेशन ना हो जाए। और अगर कोई कंपनी ऐसी चीजें कर रहा है जिससे कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को ना आने दे, तो ये एक मार्केट फेलियर होता है और इसमें सरकार इंटरवीन करती है। तो ये तो हो गई घरेलू दृष्टिकोण से बात। लेकिन अब आप देखेंगे कि मुझे लगता है चीन का जो रवैया है वो
अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी एक मार्केट फेलियर है। अब पहले मैं ये बता दूं कि वो मार्केट फेलियर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में नहीं बात करते, क्योंकि आप लोग कह सकते हैं कि जैसे एक कॉमन एक्सटर्नैलिटी होती है पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। जैसे अगर आपने सौरभ एक नई फैक्ट्री स्टार्ट कर दी और वो बहुत पोल्यूटेंट्स भेज रही है नदी में, और हम लोग रह रहे हैं नदी के नीचे और वो पानी हम लोग को कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको तो कुछ उसका नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन बाकी लोगों को नुकसान होता है। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है कि मैं आपसे ट्रांजैक्शन भी नहीं कर रहा हूं लेकिन फिर भी इसका नकारात्मक प्रभाव मेरे पे पड़ता है। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है, और ये इसको रोकने के लिए सरकार बोलेगी आपको कि आपको प्यूरिफायर लगाना है और जिससे कि आप पोल्यूटेंट ना लगाए। तो इस तरीके की इंटरवेंशन वाजिब होते हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल रिलेशंस में ये नहीं लागू होता, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई संप्रभुता ज्यादा वैल्यू होती है। तो अगर मैं चीन हूं और मैं डिसाइड करूं कि मैं बहुत सारी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री बनाऊंगा, तो एक्चुअली लोग कहते हैं कि ठीक है, ये तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि संप्रभुता ज्यादा मायने रखती है कंपेयर टू ये मार्केट फेलियर। तो ठीक है, जनरली रहता है ये कि आप ठीक है, आपकी चॉइस है, आपको अगर लेबर लॉ स्ट्रिक्ट नहीं रखने हैं, एनवायरमेंटल रूल स्ट्रिक्ट नहीं रखने हैं, तो आप जो चाहे कर सकते हो एक लेवल तक, है ना। तो एक स्तर तक आप शायद एक पोल्यूटिंग इंडस्ट्री में महारत भी हासिल कर लो। इसीलिए चीन में रेयर अर्थ बनी, क्योंकि इन्वायरमेंटल रीजंस पे बहुत से देश बोल रहे थे कि यार हम लोग को नहीं करना है, ये बहुत इन्वायरमेंटली कॉस्टली। लेकिन चीन ने बोला ठीक है, मैं करूंगा, ये इन्वायरमेंटली पोल्यूटेंट होगा तो क्या हुआ, वैसे भी वो तो डिक्टेटोरियल स्टेट है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, उन लोगों को उससे कुछ लेना देना नहीं था। तो इस रीजन के लिए जनरली मार्केट फेलियर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेंस से नहीं देखते, क्योंकि वहां पे सॉवर्निटी और चॉइस की ज्यादा बात हो जाती है, और अलग अलग देशों को चॉइस होनी चाहिए। इसीलिए भारत भी बोलता है ना कि तुम यूरोप वाले इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड यहाँ पे मत ले आओ, हमारी जरूरतें अलग है, हमारी परिस्थिति अलग है, तो हम लोग अलग है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट फेलियर इसीलिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में नहीं बात करते। लेकिन अब और ऐसी अंतरराष्ट्रीय हालत, संदर्भ में कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट भी नहीं है ना, ऐसा भी है, आप किसको गुहार लगाओ तरह से, हाँ ये भी एक है। हाँ, और ये भी है, पर हम सोच मतलब सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कुछ कुछ डोमेन्स में बनी हुई है, जो कुछ रूल्स बनाएंगे, लेकिन हमें पता है कि वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस तो वीक ही है। अभी तो कोई भी ऐसी दिखाई नहीं दे रही है जो कोई बहुत कोई ज्यादा वर्ल्ड कोई गवर्नमेंट रूल, नाम की तो कोई चीज नहीं है ना। हाँ, कोई जो कोई इवन वर्ल्ड गवर्नमेंट भी छोड़ दीजिए, कि अगर एक एक डोमेन में भी अगर कोई रूल्स उसको लगा पाए दुनिया भर में सब लोगों के ऊपर, ऐसा तो अभी कोई बिल्कुल ऑर्डर है ही नहीं है। ऑफ कोर्स राइट, जो और आप तो हमेशा कहते ही ना प्रणय कि मतलब दुनिया, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में तो हमेशा जिसके पास ज्यादा पावर होगा वो अपनी मर्जी का करेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। बिल्कुल, इसीलिए मार्केट फेलियर हम लोग नहीं बात करते। लेकिन चीन इसमें एक अपवाद है, अभी का चीन जो है वो अपवाद है। और वैसे ये दिलचस्प बात यह है कि चीन पूरे विश्व को बोल रहा है कि देखो, हम जो यूएस हमारे साथ कर रहा है वो एंटी मार्केट है, और हम ही फ्री ट्रेड के देवता हैं, हम एक्चुअली फ्री ट्रेड रखना चाहते हैं दूसरे देशों के साथ। लेकिन हमको भारत में पता है कि यह सब झूठ है, भारत की कंपनियां चीन में जाके नहीं सेटअप कर सकती आसानी से। तो खैर, लेकिन चीन का ये दूसरे देशों को वो ऐसे प्रूव कर रहा है। और वैसे भी ट्रम्प है दूसरी साइड, तो काफी देश वैसे ही खफा है यूएस से। तो इस तरीके की चीज है। लेकिन अब चीन जैसे चीजें कर रहा है, सब्सिडीज, करेंसी मैनिपुलेशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और ये सब पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट अगर आप एक साथ ले आएंगे तो विश्व पूरा एक तरफा डिपेंडेंस है चीन के ऊपर। और वो मुझे लगता है जिस तरीके से चीन खुद एक्शंस कर रहा है वो मार्केट फेलियर काउंट करता है। और ये मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ उदाहरण के तौर पे, है ना। तो जब हम इसमें इसमें लेकिन एक चीज कह सकते हैं ना प्रणय, और जैसे मोनोपोली में अक्सर ऐसा होता है कि कोई बड़ी कंपनी आती है और वो इतने सस्ते में चीज देती है कि अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को बैंकरप्ट कर देती है पहले, और फिर धीरे धीरे पैसे बढ़ाती है,
ताकि फिर इसी तरह से मोनोपलीज बनती हैं, तो इसके लिए लोग ऐसा नहीं होने देती, सरकारों को इंटरवीन करना पड़ता है। तो आप बहुत सारे पैसा लेकर के मार्केट में मोनोपोली बना ही सकते हो। तो एक तरह से अगर बाहर से देखें तो चीन ने भी ऐसा नहीं है कि कोई जोर जबरदस्ती से तो मार्केट पे कब्जा नहीं किया। उन्होंने ऐसी चीजें करी जो दूसरे नहीं कर रहे थे, और पूरी दुनिया में सबसे सस्ती चीजें भी थी, लेकिन वो सस्ती चीजें दे करके अपना उन्होंने पैठ बना ली है मार्केट में। और अभी तक हमको हर सब में ये नहीं पता चलता कि वो सस्ती कैसे होती हैं चीजें। कई जगहों पर जेन्युइनली होती हैं, लेकिन बहुत जगहों पर हिडन सब्सिडीज की तरह, कि भाई आपने अपना लोहा ही सस्ता कर दिया तो फिर भाई सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी जो भी लोहे वाली हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी इतनी सस्ती कर दी तो आपकी सारी मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद सस्ता हो जाएगा। ठीक है, आपके पोर्ट सारे के सारे स्टेट ओन्ड है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग भी आप जो है सब्सिडाइज कर सकते हो। तो आपके मैन्युफैक्चरर्स के लिए आप इतनी सारी चेन में चीजें पीछे से सस्ती कर सकते हो कि ऊपर से लगेगा भी नहीं कि सब्सिडी दे रहे हो, लेकिन आपकी चीजें मार्केट में सस्ते में पहुंचने लगेंगी। तो ये एक, और ये अभी तक किसी को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, बाहर से बहुत मुश्किल है ये सारी चीजों को देखना, पर हमको थोड़े थोड़े इसके क्लूज मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये एक और, ऑल्दो ये मेरे हिसाब से इम्परफेक्ट एनालॉजी है मार्केट फेलियर की, लेकिन मुझे लगता है ये काफी जिसको कहते हैं इंस्ट्रक्टिव है, और ये आई थिंक ये इशू एनालाइज करने के लिए अच्छा लेंस है। हाँ, तो मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ूंगा सौरभ। एक्चुअली जब हम लोग ये एनालिसिस करते हैं मार्केट फेलियर्स का, तो मार्केट पावर इज नॉट इनफ प्रूफ फॉर गवर्नमेंट एक्शन। अब्यूज ऑफ मार्केट पावर इज, मतलब उसका दुरुपयोग किया है कि नहीं वो प्रूव करना जरूरी होता है अगर आपको केसेस वगैरह भी लीगल तौर पे विन करने हैं। जैसे अगर गूगल डोमिनेंट है सर्च में, वो मार्केट पावर है, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ता है कि इसका अब्यूज कर रहा है कि नहीं गूगल। ठीक है, तो अब आप चीन के जैसे माइक्रोसॉफ्ट पे इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ ये प्रूव किया गया था हाँ, यूएस में, हाँ, कि भाई माइक्रोसॉफ्ट के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर था। अब आज की दुनिया जानती भी नहीं होगी इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, क्योंकि सब लोग क्रोम और फायरफॉक्स यूज करते हैं। लेकिन एक समय था जब माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज में इतनी ज्यादा पैठ थी और उन्होंने बाकी ब्राउजर को आने ही नहीं देते थे। उसके बाद ही क्रोम और फायरफॉक्स आ पाए, क्योंकि उन्होंने इतनी जगहों पर इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिफॉल्ट बना रखा था, वगैरह वगैरह, ऐसा जोड़ के रखा हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कि आप नया ब्राउजर ला ही नहीं सकते थे मार्केट में। और वो ये केस हारे भी, तो उनको उनको ये, तो ये ठीक पॉइंट है। और अब गूगल पे तो ये इल्जाम नहीं लगता, क्योंकि वो फिलहाल उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि आप दूसरी चीजें नहीं यूज कर सकते। तो चीन पर भी वही चीज लागू होती है कि पहले तो उन्होंने मार्केट पावर, जैसा आप कह रहे थे, कि एक्वायर किया। ठीक है, शायद सभी लोग भी खुश थे इससे कि चीन खुद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर रहा है, हम लोगों को सस्ते में चीज मिल रही है, तो क्या प्रॉब्लम है ना? सब लोग खुश, वो भी खुश, हम भी खुश। लेकिन अब वो अब्यूज कर रहे हैं उस मार्केट पावर का, वो सबसे बड़ा अंतर है। तो जैसे आप भी कह रहे थे, रेयर अर्थ मैग्नेट में बहुत अंतर है चीन के पहले वाले रेस्ट्रिक्शंस में और अभी वाले रेस्ट्रिक्शंस में। पहले वो एडहॉक रेस्ट्रिक्शंस थे, उन्होंने जापान के खिलाफ कर दिया क्योंकि वो सेनकाकू आइलैंड्स में कुछ उनसे अनबन हो रही थी, लेकिन वो सिर्फ एडहॉक था, ऐसे उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया था। लेकिन अब उन्होंने बकाया एक एक्सपोर्ट कंट्रोल के लिए एक एजेंसी बना दी है गवर्नमेंट में, कि वो लोग डिटेक्ट करेंगे कि क्या है। और वो लोग भी बोल रहे हैं कि अगर उनको ऐसे इस तरह की कंपटीशन लगी दूसरे देशों से, कुछ उनको डर लग रहा है, तो वो वापस इस चीज का उपयोग करेंगे। तो इनफैक्ट विद यूएस ऑल्सो उन्होंने जो किया है, सिर्फ 6 महीने के लिए उन्होंने लाइसेंसेस दिए हैं। तो वो ऐसे नहीं बोल रहे कि यूएस के खिलाफ अभी हम लोगों ने उठा ही दिया है ये रेस्ट्रिक्शन। 6 महीने के बाद वो बोल रहे हैं अगर फिर से यूएस ने कुछ शांतपत्ति की तो हम लोग फिर से ये करेंगे। तो अब आप देख लो कि ये अब्यूज ऑफ मार्केट पावर एकदम सामने आ गया है। ये परोक्ष रूप से नहीं हो रहा है, ये आपको बोल रहे हैं वो कि हम लोग करेंगे। तो ये मार्केट फेलियर हुआ कि नहीं? मुझे लगता है हुआ ये, क्योंकि अब्यूज ऑफ मार्केट पावर हो रहा है। पहले तो आपने सब पूरे विश्व को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया, वो ठीक है, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि अब तुम आप हम पर डिपेंडेंट हो, अब हम उसका उपयोग करेंगे। और हम तो मैं रेयर अर्थ से के उदाहरण से इसको समझा देता हूँ। हाँ, तो जैसे पहले क्या कर रहा था चीन, कि रेयर अर्थ को एक इतने सस्ते बना दिया था कि वो पूरा मार्केट फ्लड कर रहा था इससे। तो इसमें मार्केट फेलियर क्या है? एक तो मार्केट कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि एफिशिएंट एलोकेशन मतलब ये होता है कि वहीं पे प्रोड्यूस होना चाहिए वहां जहां पे सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो।
है ना। लेकिन चीन में ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि चीन में कोई टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से वहां पे रेयर अर्थ बोल रहा था। हम लोगों ने इसके ऊपर एपिसोड भी किया था। ज्यादातर टेक्नोलॉजी तो वेस्ट से आई है, लेकिन चीन में यह इसलिए हुआ था क्योंकि एक करेंसी मैनिपुलेशन, तो एक्सपोर्ट करना वहां पे ज्यादा होता है। हाँ, उन्होंने इन्वायरमेंटल कॉस्ट्स ली और ये उनके ये हम लोग मान सकते हैं उन पे, लेकिन उस पे फिर मैसिव सब्सिडी भी थी और करेंसी मैनिपुलेशन था वगैरह वगैरह। तो इसलिए कंसंट्रेशन बढ़ता गया सिर्फ चीन में, और बाकी जो इंडस्ट्रीज, बाकी जो कंट्रीज थी जहां पे प्रोड्यूस हो रहा था, वहां पे वो धीरे धीरे घटते गए। तो एक ये था। दूसरा, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी है, क्योंकि एक एफिशिएंट मार्केट का मतलब होता है कि प्राइस जो रहती है वो सिग्नल करती है स्कैरसिटी कितनी होती है उसकी, और प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना। तो जो चीज़ ज़्यादा अभाव में उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो चीज़ अभाव नहीं है उसकी कीमत कम रहती है। लेकिन चीन में ऐसा हुआ कि ये कनेक्शन नहीं था, प्रोडक्शन कॉस्ट और स्कैरसिटी से कनेक्शन नहीं था, क्योंकि चीन में फिर से ग्लोबल सप्लाई को अंडरकट करने के लिए रियल प्रोडक्शन कॉस्ट को एक तो छुपा दिया, और फिर इस तरीके से एक्सपोर्ट करने लगे कि कंज्यूमर ओवर कंज्यूम कर रहे थे रेयर अर्थ। कंपनीज जो दूसरे देशों में बना रही थी, वो उनके कंपैरेटिव एडवांटेज भले ही हो रेयर अर्थ में बनाने में, लेकिन वो इस डिस्टॉर्टेड प्राइस से compete नहीं कर पाए। और जो एक और तरीके से आप देख लें, क्योंकि रेयर अर्थ की कीमत इतनी कम थी कि आप देख सकते हैं जो ऑल्टरनेट मशीन्स थे, जैसे रेयर अर्थ, और मोटर्स में भी आप फेराइट कोर मैग्नेट्स भी बना सकते हैं जो कि रेयर अर्थ नहीं यूज करते, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा था क्योंकि रेयर अर्थ इतनी सस्ते में दे रहा है चीन। तो लोग बोल रहे हैं यार क्यों एफर्ट मारना है इसमें, हालांकि ये रेयर अर्थ बहुत इन्वायरमेंटली पोल्यूटिंग है और आप देख सकते हैं उसका दूसरे देशों पे भी असर पड़ेगा ही, लेकिन लोग बोल रहे थे यार ये क्यों करना है हमको। तो इनोवेशन भी नहीं हो रही थी दूसरे सेक्टर, रिसाइकलिंग भी नहीं हो रही थी रेयर अर्थ की, क्योंकि सब बोल रहे थे क्यों रिसाइकल करना है, सस्ते में चीन दे रहा है ना। तो आप देखें इस तरीके से काफी स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी बढ़ गई और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज बढ़ती गई। तो ये केस हो गया जब प्राइस कम थी। अब चीन जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन बढ़ रहा है, फिर से मार्केट फेलियर हो रहा है, क्योंकि मार्केट कंसंट्रेशन आप देख ही रहे हैं, अभी एक सब में 80-90% डोमिनेंस है। अब चीन बोल रहा है कि हम नहीं देंगे आपको, सडनली बोल रहे हैं। और हर माइनिंग का हमने फिर से एपिसोड किया था कि नई माइन बनानी है तो 16-17 साल लगेंगे। तो आप ठीक है रिसाइकलिंग कर सकते हो, प्रोसेसिंग कर सकते हो, लेकिन सडनली माइंस नहीं कर सकते। तो अब वो बोल रहे हैं हम लोग रोक देंगे, अब जो करना है कर लो। तो इससे नुकसान हो रहा है कई चीज़ों पर, क्लीन टेक, अगर आपको ईवीज बनानी है तो आपको ये नुकसान होगा ना, पूरे विश्व पे नुकसान होगा। ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी पूरे विश्व के लिए, अगर एक देश बोले कि हम लोग नहीं सप्लाई करेंगे आपको, है ना। तो इन सब चीज़ों, और फिर इनएफिशिएंसी भी होगी कि अब सबको स्टॉक पाइल बनानी पड़ेगी, सबको बैकअप सप्लाई देखना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा कि नए इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट वो इंस्टेड ऑफ दैट मनी गोइंग एल्सवेयर वो यहाँ पे जाना पड़ेगा। जैसे आपने पिछले हफ्ते देखा होगा, पेंटागन ने एक रेयर अर्थ माइन पे कंपनी में इक्विटी ले ली। ये बहुत रेयरली होता है यूएस में कि रेयर अर्थ कंपनी में और कोई भी कंपनी में यूएस गवर्नमेंट इक्विटी ले रहा है, पर अभी वो लेना पड़ रहा है उनको। उन्होंने प्रोडक्शन गारंटी भी दी है कि आप 10 साल तक आपकी अगर चीन उससे सस्ते में भी बेच रहा हो तो भी मैं आपसे ही खरीदूंगा, ऐसा उन्होंने गारंटी दी है। तो ये सब के लिए टैक्स पेयर पे कर रहे हैं ना। तो ये मुझे लगता है कि एक मार्केट फेलियर था जब कीमतें कम थी, और अब मार्केट जब कीमतें ज्यादा हो रही, क्या चीन ने रेस्ट्रिक्शन लगाया, तब भी एक मार्केट फेलियर है। तो आप कन्विंस हुए कि नहीं दोनों, आप बताओ आप। अच्छा, मुझे एक सवाल है, मतलब हाँ, मैं कन्विंस हूँ कि नहीं हूँ, मुझे सोचने में थोड़ा और टाइम लगेगा। हाँ, मुझे सवाल ये है कि अच्छा कपड़ों में भी तो यही हो रहा है, ठीक है कपड़ा इज नॉट स्ट्रेटेजिक इसलिए, लेकिन अगर आप देखें बाकी जो आपने डायनामिक समझाया वही हो रहा है, राइट। उसका अगर आपको अमेरिका में कोई कपड़ा बनाना है तो बहुत महंगा होगा, चाइना में बहुत सस्ता हो रहा है, वो अपना लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और आपने कहा जैसे वो सब्सिडाइज कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, तो एक जो रियल कॉस्ट है वो समझ में नहीं आ रही। और आप देखो कि यूएस की कोई भी आप अगर चीजें देखो तो वहां पे ओवर कंजम्पशन है, मतलब ये सब चीजों का, बिकॉज लोग ऐसे तो हाँ, मैं तो समझ गया आपका सवाल। हाँ, मैं तो एक्चुअली दोनों वो में क्या डिफरेंट डिफरेंस है। है? हाँ, हाँ अब अंतर है कि कपड़ा सिर्फ चाइना में नहीं बनता, हाँ, बांग्लादेश तो भी इसमें बनाता है। अंतर यही है कि वो एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी में अगर ये हो रहा है तो वो ये लेवरेज कर पा रहा है। अगर नहीं आपने नहीं कोई नहीं, वो नहीं है। मार्केट कंसंट्रेशन लेवल्स
जो है वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। ठीक है। तो जैसे कपड़े में दूसरे देश भी बनाते हैं ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सब कपड़ा, आपको हाँ पता है बांग्लादेश से काफी ज्यादा है, यूरोप बिल्कुल। भारत से ज्यादा है, तो चीन का मार्केट कंसंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं है, पर रेयर अर्थ में 90% है, रिफाइनिंग में, फार्मास्यूटिकल एपीआईज में भी है 80-90%, सोलर पैनल्स में इतना है। इन सब चीजों में शायद सोलर पैनल स्ट्रेटेजिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि सोलर पैनल्स हमारे डिफेंस में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सोलर पैनल्स में सडनली उन्होंने बोल दिया नहीं भेजेंगे आपको, तो इसका नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी तो होगा ना, क्लीन टेक आपके प्रोग्राम्स होंगे कि हम ठीक है। लोग तो उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। और मुझे इसमें सवाल दूसरा ये था कि ठीक है, हम चाइना के लिए ये तो कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, पर मुझे लगता है कि फिर हम यूएस के लिए सेम एनालॉजी क्यों नहीं इस्तेमाल करें। यूएस भी तो अपने टैरिफ लगा के पूरी दुनिया भर की आम ट्विस्टिंग कर रहा है ना, और ऐसे देश जिन्होंने उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया है, ऐसे देशों पे भी वो टैरिफ लगा रहा है, राइट। तो क्योंकि उसके पास एक बड़ा मार्केट है, जिसके पास एक बहुत ज्यादा परचेजिंग पावर है, तो वो ये टर्म्स डिक्टेट कर पा रहा है। जो अगर आप कहें कि ठीक है भाई, इंटरनेशनल लॉ में तो यही होता है, जिसके पास वो पावर है वो इस्तेमाल कर रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि अगर उसी दृष्टिकोण से देखें तो फिर चाइना के पास जिस जगह पे पावर है वो चाइना उस तरह से यूज कर रहा है, अमेरिका उसके पास जहां पावर है वो इस्तेमाल कर रहा है, हम सब हमारे पास इतनी पावर नहीं है जितनी उनके पास है, इसलिए हम सब बीच में फंसे हुए हैं। आई डोंट नो, तो आप इसको। तो ये अच्छा पॉइंट है, और कई सेक्टर्स में मुझे लगता है जो अमेरिका कर रहा है वो भी मार्केट फेलियर आप कह सकते हैं। जैसे कि अभी वो अगर वो चीन को बोल रहा है कि हम लोग सेमीकंडक्टर ईडीए कंपनीज आपको सप्लाई नहीं कर सकती चीन को, तो वो मार्केट फेलियर होगा, क्योंकि सब कंपनीज यूएस से जुड़ी हुई हैं तीनों, तो मार्केट कॉन्सेंट्रेशन 100% है, और उसमें अगर आप उन्होंने बोल दिया कि हम लोग चीन को कुछ नहीं देंगे तो वो मार्केट फेलियर। लेकिन अंतर ये है कि एक यूएस ऐसा नहीं कर रहा है सब लेवल्स पर। जैसे अभी ये जो ईडीए वाला मैंने एग्जांपल बताया, वो अभी के टाइम पे लागू नहीं है, चीन को मिल रही हैं ये सब चीजें, उनके ऊपर सिर्फ एडवांस चिप्स नहीं दे रहे हैं वो, तो एक बहुत कम सेक्शन में मार्केट फेलियर है यूएस की तरफ से, और वो सिर्फ चीन पर लागू है, वो पूरे विश्व पर लागू नहीं है, तो है मार्केट फेलियर। अब टैरिफ्स की बात आ जाए तो हाँ, ये टैरिफ्स तो आप कह सकते हैं कि ये एक मतलब ऐसे ही सडनली उन्होंने पूरे विश्व पर एक कॉस्ट लगा दी है उसकी, तो उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो अमेरिका की गलतियां हैं वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, और काफी लोग बोल रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि हम लोग को इफेक्ट होता है। लेकिन चीन जो कर रहा है वो लोग इस दृष्टिकोण से कम देखते हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यार चीन इसमें ट्रम्प जो है वो ज्यादा बड़ा विलन है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सेम चीज है, और चीन जो कर रहा है एक्चुअली वो बड़ा मार्केट फेलियर है, जो लोग इस लेंस से नहीं देख रहे हैं उसे। ठीक बात है। और हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से तो ज्यादा ही है, क्योंकि हम पे हाँ। थोड़ी सी ज्यादा गाज गिरी हुई है। जैसे फर्टिलाइजर सिर्फ हमारे लिए क्यों, राइट। तो ये सब इस तरीके की चीजें तो हैं, और मतलब फर्टिलाइजर तो बहुत ही कोर चीज है, राइट। आप दूसरे के एग्रीकल्चर पे सीधे आक्रमण कर रहे हो, तो ये तो एक बहुत ही अजीब सी चीज इन्होंने हमारे साथ तो बिल्कुल करी है। तो हिंदुस्तान में तो हमको डेफिनेटली ज्यादा हल्ला मचाना चाहिए, और समहाउ एक हिंदुस्तान में फिलहाल चीन को लेकर के थोड़ा सा संकोच है। वैसे हमारी मीडिया बहुत ही बोल बच्चन है, लेकिन चीन को लेकर सिर्फ के बहुत पाकिस्तान संकोच के है। विरुद्ध, सिर्फ पाकिस्तान के पाकिस्तान, विरुद्ध हाँ। बोल बच्चे। अमेरिका के खिलाफ भी बोल सकते हो कि हाँ। अमेरिका क्या ही करेगा, ठीक है। तो अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे बोला जाता है, अखबारों में सुर्खियां बहुत आती हैं, पर चीन के खिलाफ बोलने में ऊपर से नीचे तक सब जगह पे गवर्नमेंट भी चीन के खिलाफ बोलने में संकोच करती है। तो सरकार के भी आप बयान देखें वगैरह, तो हम चीन से संकोच में रहते ही हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये डिस्कशन कम हो रहा है हमारे यहाँ, जबकि हमारे ऊपर उनसे काफी ज्यादा हमको उनसे काफी ज्यादा शिकायत होनी चाहिए। थोड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि भारत चीन रिश्ते अच्छे हों, शायद भारत के बिल्कुल। लिए उसमें ही फायदा है। ये हम लोगों ने कई बार इस पर एपिसोड भी किया है। लेकिन मुझे भी इसमें डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ मैं भी चाहता हूं कि भारत चीन रिश्ते अच्छे हों, और अभी कुछ मूवमेंट भी हो रहा है उस तरफ। लेकिन जब मैं ये सब डेटा पॉइंट्स देखता हूं तो मुझे लगता है यार वहां से हम लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ये सब जो लिस्ट मैंने गिनाई, ये कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो फिर? नहीं कर सकते। वही तो मतलब हम, और कभी कभी जो हमको ऐसा लगता है कि भाई हाँ, क्या सिर्फ
चुप रहने से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है। कैसे कम से कम मुद्दे पे डिस्कशन ही नहीं होगा तो कैसे हम इन चीजों के ऊपर ध्यान ही देंगे और पॉलिसी को उस तरफ लेकर के जाएंगे। तो ये तो मुझे बिल्कुल लगता है कि रिश्ते तो हम चाहते ही, हम तो चाहते हैं सबसे रिश्ते अच्छे हों, सबका उसमें फायदा ही होता है। जनरली लड़ाई करके किसका फायदा है? पर हम्म। अगर एक तरफ से लड़ाई हो रही हो तो दूसरी तरफ चुप थोड़ी बैठ सकते हैं। हाँ। क्या चाइना आपको लगता है कि ज्यादा पावर की भाषा समझता है, कि अगर आपके पास वो पावर नहीं है तो शायद वो आपसे उस लेवल से नेगोशिएट नहीं कर रहा है, कि उसे लग रहा है कि ठीक है मैं कर सकता हूँ तो मैं कर लूंगा। हाँ, शायद। हाँ, तो यही तो हम्म। मार्केट फेलियर हुआ ना, इसीलिए। हाँ, वो हम्म। कर रहा है। और तो मैं एक फिर से भारत में आने से पहले मैं थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे बोलूँ, तो मुझे लगता है, अब मैं ट्रम्प के हित में बोल दूँ एक कहीं, फॉर अ चेंज। अब हम्म। वो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही मतलब बेवकूफाना है, वो तो उसका कुछ जस्टिफिकेशन। लेकिन आप देखें उनका जो एक्शंस है, तो ये हम लोग को, अगर आप मान के चले कि चाइना मार्केट फेलियर है, तो ये वाजिब है कि हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा चीन के विरुद्ध, और वो भी कलेक्टिवली करना पड़ेगा। शायद हम्म। भारत, यूरोप, इंडिया जैसे जो बड़े मार्केट्स हैं उनको साथ में आके कुछ तय टर्म्स तय करने होंगे। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं, तीनों ये बिग कंट्रीज मिलके बोले कि आगे के रेयर अर्थ्स हम लोग इस रेट के नीचे भी हमें चीन अगर बेच रहा होगा तो हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, ये मुश्किल होगा करना, लेकिन जैसे यूएस ने कर लिया है एक कंपनी के साथ, उस तरीके की चीजें अगर हम जॉइंटली करें तो चीन पे प्रेशर पड़ेगा कि यार, सब लोग मार्केट, इतना बड़ा मार्केट, तीनों मिलके बोलेंगे कि वो लोग हमसे नहीं खरीदेंगे तो ये तो हमारे लिए नुकसानदेह है, फिर शायद वो अपनी पॉलिसी चेंज करें। तो अगर हम लोग इसे मार्केट फेलियर लेंस से देखेंगे तो ही हम लोग इस तरीके की चीजें सोच पाएंगे। अगर हम लोग सोचेंगे ही नहीं कि ये मार्केट फेलियर है, तो फिर तो चीन जो कर रहा है वो ठीक ही है, वो हम लोग बोलेंगे यूएस ऐसा कर रहा है इसीलिए चीन वैसे कर रहा है, तो ये वाजिब है। लेकिन अगर हम मार्केट लेंस से देखें तो नहीं, ये मार्केट फेलियर है, और इसके लिए कंट्रीज को एक साथ, हाँ, आप जैसे बोल रहे थे इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है तो यूएन इसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तीन चार देश जो बड़े देश हैं उन्हें मिलकर इसको फ्रंट ऑन टैकल करना है कि ये मार्केट फेलियर है, और ये चीजें आप एक फेयर प्लेयर नहीं हो, लेना हमारे एक मार्केट इस टर्म्स पे चलता है कि हम दोनों को फायदा होगा और आप फेयरली बिहेव करोगे, लेकिन ये चीन फेयरली बिहेव नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है ये एक बड़ा मार्केट फेलियर है। तो ट्रम्प जो कर रहे हैं उससे और दूसरे देश और खफा हो रहे हैं, लेकिन असली पॉलिसी होगी कि दूसरे देशों को साथ मिलके चाइना को एक मार्केट फेलियर की तरह टैकल किया जाए। प्रणय, डब्ल्यूटीओ इसी काम के लिए बना था ना? तो उससे मतलब ये क्या अभी इतना पुराने ये सब रूल्स हैं कि चाइना सीख गया है कि लीगली कैसे डब्ल्यूटीओ के चीजों को वायलेट किए हम्म। बिना मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ कि सिर्फ एक देश को मैं और शायद इसीलिए वो हमेशा एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा देते हैं, जो कि डब्ल्यूटीओ में हमेशा नेशनल सिक्योरिटी के एक्सेप्शंस वगैरह तो रहते ही हैं। तो ये हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी बना करके उसके एक्सेप्शंस लोग लगा रहे हैं, ऐसा हो गया है। हाँ, नहीं, पर दूसरे देश भी लगा सकते हैं उस पर, दूसरे देश भी सब मिलके बोल सकते हैं हम लोग काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगा रहे हैं चाइना पे, क्योंकि चीन ये सब एंटी मार्केट प्रैक्टिस है, तो ये कर सकते हैं। वो डब्ल्यूटीओ के विरुद्ध नहीं होगा, पर हम्म। डब्ल्यूटीओ खुद अप्लाई नहीं करेगा कुछ चीजें, नहीं, वो हम्म। डब्ल्यूटीओ सिर्फ डिसाइड करेगा कि अगर कुछ देशों ने ड्यूटीज लगाए हैं तो वो वाजिब है या नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस के। और खैर, अभी तो डब्ल्यूटीओ की हालत बुरी है क्योंकि यूएस खुद ही डब्ल्यूटीओ को नहीं मान रहा है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। तो वहां मतलब गड़बड़ है। वो तो और ही डब्ल्यूटीओ इतना मतलब उसमें शक्ति ही नहीं है, तो जो भी करना है वो अलग तो मीन ये से करना क्वाड पड़ेगा। एक अच्छा तरीका था ना हिंदुस्तान के लिए करने का। ये चार देश तो काफी पावरफुल ही थे इस तरीके का एक्शन लेने के लिए। उसका क्या हुआ? वो इतना ज्यादा फुस क्यों हो गया है? क्योंकि भारत नहीं करना चाहता है उसमें ज्यादा, क्योंकि जैसे उन्होंने एक और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम स्टार्ट किया था हम्म। जिसमें क्वाड के अंतर्गत, और भारत ने बोला उसमें हम लोग, उसमें एक ट्रेड पिलर था जिसमें ट्रेड की बातें, भारत ने बोला हम लोग नहीं बनेंगे उसका हिस्सा। अरे। हम्म।
तो ये संकोच कुछ ज्यादा ही है। हाँ, मतलब भारत को लगता है कि हम लोग चीन से अपने टर्म्स पे डील करेंगे। हम लोग वो भी है ना, सौरभ और ख्याति आपको पता ही है, जैसे बोलते हैं कि हम लोग दूसरों की जंग कभी नहीं लड़ना चाहिए। तो अगर हम लोग क्वाड में ये सब करेंगे तो यूएस हमको कुछ बोलेगा, हम लोगों को वो करना पड़ेगा, हम क्यों करें। तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली एक लेंस भी है ही। तो उस वजह से हम लोग क्वाड के साथ ये सब नहीं कर रहे। खैर, क्वाड के साथ नहीं कर रहे तो यू के साथ कुछ करो, भारत और ईयू शायद मिलके कुछ करो। पर आपको इस दृष्टिकोण से देखना जरूरी है, मुझे तो लगता है, सिर्फ भारत के लिए नहीं, बाकी देशों के लिए भी। और जापान तो काफी पार्टनर हो सकता है इस चीज में, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं क्वाड का सोच रहा था, क्योंकि ईयू तो मुझे लगता है बेकार की जगह है, तो वो तो कुछ करेंगे नहीं। पर पर सौरभ, ये भी है, जापान की भी बहुत डिपेंडेंस है चीन पर। तो कभी कभी हम्म, शायद जापान भी जो हम लोग चाहते हैं वो ना करे। हम्म, तो हम्म, ये वही नहीं, है डिपेंडेंस थोड़ा। तो सभी की है, वो सब हाँ, मिलके करे तभी है, सबको अकेले करने में एग्जैक्टली। झिझक हो रही है। हाँ, अगर वो हाँ, मिलेंगे नहीं तो कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक को लगता है अरे छोड़ो ना, चीन से कौन पंगा ले। तो हाँ। इस तरह से चीन ने भी अपना हवा बना रखा है कि भैया देखो, तो कुछ किया तो मैं तो देख लूंगा तुमको टाइप से, है ना। हम्म। और अभी उन्होंने ट्रम्प के खिलाफ, मैं तो बोलूंगा कि चीन विनर ही निकला है फाइनली, है ना। हाँ, मतलब ट्रम्प ने इतने जो भी कर लिया सब कुछ, उसके बाद उन्होंने दिखा दिया कि ये शेर की थी नहीं, गीदड़ भभकी निकली ना, शेर की गुर्राहट नहीं थी। हाँ। तो वही है, वो बन गए एक, बन गई ताकत, वो वो वाला जो मिसिंग था है। ना, वैसे करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। कुछ हाँ। करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इतना इतना तुमको लगता है डिप्लोमेटिक कैपेसिटी है इंडियन स्टेट में कि हम ऐसा कर सकते हैं? मैं सोच रहा था ये बाकी देश क्यों नहीं कर रहे हिंदुस्तान के साथ, हाँ। क्योंकि उनको भी तो इतनी दिक्कत है, उनके पास तो ज्यादा डिप्लोमेटिक कैपेसिटी है हमसे। नहीं, तो जैसे कुछ एक साल पहले कुछ आर्टिकल्स लिखे गए थे फॉरेन अफेयर्स वगैरह में कि इस तरीके की चीज़ें कि भारत, यूरोप और इंडिया और यूएस को, तीनों को मिलके शायद कुछ टैरिफ रेजिम्स मिलके डिसाइड करनी चाहिए चीन के विरुद्ध, जिससे कि हम्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो सके। और तो इस तरीके की बातें हुई हैं। लेकिन अब देखिए ना, मतलब ईयू और यूएस में ही रिलेशंस इतने बुरे हो गए खराब है। हैं, यूएस कनाडा और रिलेशंस में इतने बुरे हो गए कि उन लोगों के दृष्टिकोण से आप कनाडा को पूछो तो वो बोलते हैं उनका सबसे बड़ा थ्रेट है यूएस, क्योंकि यूएस बोल रहा है वो हाँ। 51st स्टेट बना देगा। तो अब ऐसे लग रहा है कि वो लोग चीन के बारे में सोचने से ज्यादा यूएस को के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, एक थ्रेट के नजरिए से। तो हम्म, वो ये सब चीजें नहीं हो रही हैं अभी। ये बड़ा और इंटरेस्टिंग दूसरा डायनामिक बताया आपने, हाँ, है ना। हाँ, ये हाँ, मैंने ऐसे ये वाला एंगल से नहीं सोचा था कि बाकी के सारे लोग फिलहाल अभी यूएस से इतने परेशान हो चुके हैं कि वो थोड़ा सा कम सोच रहे हैं कि चाइना मिलके हमारा। चीन के खिलाफ नहीं करेंगे। तो और दूसरे हाँ। लोगों के पास शायद चीन को देने के लिए कुछ पत्ते भी है ना, मुझे लगता है कि हमारे पास पत्ते नहीं है तो हम ऐसा सोच रहे हैं, पर वो सोच रहे होंगे हमको मिलने की क्या जरूरत है, चलो हम तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे इनके साथ। हमको हम्म। जर्मनी बोल सकता है ना, मैं तुमको कैपिटल गुड्स नहीं दूंगा अगर तुम मुझे, या ईयू के पास में तो काफी कुछ है ओवरऑल देखा जाए तो, जर्मनी को, चीन को जिसकी जरूरत है। लेकिन हमारे पास में ट्रेड करने के लिए सबसे कम चीजें हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया भी है, तो ऑस्ट्रेलिया से भी खूब माइनिंग का सामान जाता ही है चाइना में, तो उनके हम्म। पास भी काफी कुछ है ट्रेड करने के लिए चाइना के साथ। तो शायद इसमें हिंदुस्तान सबसे वीक प्लेयर है जिसको ये गुट की जरूरत है। बाकी लोगों को शायद गुट की कम जरूरत, ऐसा उनको लगता है, पर हमको उनको मनवाना चाहिए कि ऐसा नहीं है, तुम भी फंसोगे। हाँ। पर एक, अब आप कह सकते हैं कि एक नई चीज ये होगी कि भारत कह सकता है कि देखो, चीन से जो एक्सपोर्ट हो रही हैं चीजें, अब हर देश कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है उसके ऊपर। जैसे यूएस में तो कनेक्टेड कार पे भी अभी रेस्ट्रिक्शंस है कि वो बीवाईडी की कार में कुछ हो सकता है जो इंफॉर्मेशन रिले करेगा, उस तरीके की का डर है। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने वो भी बैन कर दिया था। तो जो भी हो, भारत एक बढ़ता हुआ मार्केट है और चीन को फाइनली अभी एक्सपोर्ट करने की जगहें चाहिए। और जिस तरीके से एक्सपोर्ट दूसरे देशों में हो रहा था, अब तो नहीं होगा, क्योंकि लोग चीन के डिजिटल एक्सपोर्ट स्पेशली को नेगेटिव रूप से देख सकते हैं। तो भारत ये कह सकता है कि यार ठीक है, बीवाईडी वाले जैसी चीजें हम लोग इन्वेस्टमेंट अलाउ करेंगे, हम लोग शायद इंपोर्ट भी अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमको भी फायदा है। लेकिन आपको ये सब चीजें ठीक करनी पड़ेगी जो कि हम्म, मार्केट फेलियर्स है। तो आप कह सकते हैं कि भारत इतना बड़ा प्लेयर तो नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर आप देखें आगे के 10 साल 15 साल, तो भारत भी एक बड़ा मार्केट होगा चीन के लिए, क्योंकि दूसरे बड़े मार्केट्स क्लोज हो रहे हैं उनके लिए। तो एक उस तरीके से भारत में भी एक शक्ति तो है जिसका शायद वो प्रयोग कर सके।
नहीं, पर वो गोली हमने बहुत पहले चला दी ना प्रणय। हमने भारत में, अब तुमको याद हो जब बॉर्डर पे दिक्कत हुई थी तो 2018-19 में ही, गलवान के बाद शायद, हम लोगों ने सारा का सारा टिकटॉक जब बैन किया था, हमने जनरली सारी की सारा चाइना का इंडिया का मार्केट एक्सेस प्रैक्टिकली बंद कर दिया उस टाइम पर। तो अभी हाँ कोई भी चाइनीज कंपनी इंडिया में जॉइंट वेंचर नहीं कर सकती। जो जॉइंट वेंचर्स थे उसमें से उनको एग्जिट करना पड़ा है। तो हमारे पास, अगर शायद हमने ये नहीं किया होता 7-8 साल पहले, तो हमारे पास पत्ता होता चलने के लिए कि तुम हाँ हमारी मार्केट में हो। पर अब वो पत्ता तो हम चल चुके हैं, और जब हमने चला तो उसकी पता नहीं कितनी वैल्यू थी, उससे हमको कुछ फायदा तो नहीं हुआ। पर अब क्या बचा? हाँ, पर मैं ये कह दूं कि वो पहले जो रेस्ट्रिक्शन रहा था वो गलवान इंसिडेंट के जस्ट पहले आया था, क्योंकि हम्म। वो इसलिए आया था क्योंकि एचडीएफसी में चीन की कुछ कंपनीज के शेयर्स ले लिए थे अच्छा। वगैरह, तो बैंकिंग ठीक। सेक्टर में चीन आ रहा है इसलिए आया था। और जो एफडीआई प्रेस नोट 3 कहते हैं उसे, जिसमें चीन के खिलाफ बैन कर दिया था, उसमें भी ये था कि एक कमिटी डिसाइड करेगी, तो ये ऑटोमेटिक रूट से नहीं होगा, और ये हम्म। कमिटी डिसाइड करेगी। तो अभी जैसे पिछले कुछ सालों में एप्पल के कई सप्लायर्स तो चाइनीज हैं, वो हम्म। उनको अलाउ किया गया है। तो एक केस बाय हम्म। केस बेसिस हो गया है। हम्म। और बहुत कम अप्रूवल्स हुए हैं, वो ठीक है, पर हम्म। कुछ 12 एप्पल के सप्लायर्स को अप्रूवल मिला है वगैरह वगैरह। तो कर सक ऐसा नहीं है कि वो बंद हो गया है पूरा। लेकिन ऑलमोस्ट, मतलब जहां पे हमको बहुत ही जरूरत है और टाटा इन्वॉल्व है, तो भाई चलो उनके सप्लायर्स हैं तो हो गया, ठीक है ना, इस तरह हम्म, से मैं बोलूंगा, है ना, हम्म, क्योंकि भाई टाटा कर रहा है सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। आईफोन की प्रैक्टिकली सारी कंपनियों को टाटा को बेचना पड़ गया है अपना आईफोन मैन्युफैक्चरिंग। तो वो इस तरह से चल रहा है, क्या कहते हैं, काम तो ठीक है, टाटा तो बहुत काम करवा सकता है इंडिया में गवर्नमेंट से, तो ये अप्रूवल है तो वो निकलवा लेंगे। अब लेकिन अब एमजी मोटर थी, वो तो नॉर्मल कार कंपनी थी, उसको उन्हें हाँ, बेचना पड़ गया। चाइनीज ओनरशिप हम्म, की थी, तो उसका क्या जस्टिफिकेशन है? कोई जस्टिफिकेशन नहीं हम्म, था। आई थिंक Xiaomi का भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो इंडियन कंपनी थी। Xiaomi का फोन तो शायद अभी भी बिकता है, पर अब डिस्ट्रीब्यूट हम्म, होकर बिकता होगा। जो प्रॉपर इंडियन एंटिटी थी वो तो चली गई। जो वीसी फंडेड कंपनीज थी, चाइना चाइनीज वीसीज का भी बहुत पैसा आ रहा था इंडिया में, वो भी सारा का सारा चला गया। तो और वो तो शायद बाकी पूरी दुनिया के साथ भी वो गड़बड़े हुई। पर मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने उनके खिलाफ शायद जो अपने हमारे पास थी पावर्स, वो हम यूज कर चुके हैं। शायद जरूरत थी उस समय, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं थी। हमने हम्म। वैसे उस समय उस चीज को क्रिटिसाइज किया था कि हमने कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर दी और गोली। पर मैं बोलूंगा कि हाइंडसाइड में हमारा क्रिटिसिज्म काफी ठीक था, क्योंकि शायद आज हमको वो पत्तों की जरूरत ज्यादा थी उस समय से। लेकिन ये पत्ता वही आप भविष्य के तब ये नहीं था चाइना का कि दूसरे देश चाइना के इतने विरुद्ध नहीं हुए थे तब। हम्म। लेकिन तो अभी जो चाइना को एक्सपोर्ट मार्केट की जरूरत है, वो चाहते हैं कि एक्सपोर्ट करें क्योंकि उनकी लोकल डिमांड नहीं बढ़ रही है। और कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे वो, क्योंकि बाकी देश तो और भी नेगेटिव हो गए हैं। तो उस हम्म। तरीके से शायद जियोपॉलिटिक्स भी बदल गई है, तो भारत को थोड़ा एक और चांस है। हम्म। जाके हम बोल सकते हैं ये हम तुमको देंगे, जैसे ट्रम्प ने कुछ दिया तो हमारे पास देने के लिए कुछ है। ये हाँ। तुम्हारा कहना है कि हम शायद उनको हम्म, मार्केट दे सकते हैं और कुछ नहीं तो। हम्म, ठीक। हम्म। ये अच्छी डिस्कशन थी प्रणय आज की, मतलब मेरे हिसाब से। और ये बहुत ही मेरे को इंटरेस्टिंग एंगल लगा कि एक इंटरनेशनल मार्केट फेलियर है, और इस निगाह से देखते हैं तो हमको अलग तरीके के सोल्यूशंस इस प्रॉब्लम के नजर आते हैं। तो चाइना, क्योंकि क्या है कि अगर आप सामने से चक्रव्यूह देखो तो वो चक्रव्यूह जैसा नहीं दिखता है ना। जब आप उसको हाँ, ऊपर से देखते हैं तब पता हाँ, चलता है कि ये चक्रव्यूह है, और फिर हाँ, उसको तोड़ने के अलग आपको भेदक नजर आते हैं। तो ये चक्रव्यूह को हम अगर अलग दृष्टिकोण से देखें तो उसको भेदने के हमको तरीके नजर आ सकते हैं, वरना हमको यहाँ अभिमन्यु नहीं बनने का है। हाँ, वही वही अभी तक चीन इससे टैकल कैसे करे किसी को पता नहीं, हम्म। तो सब हम्म। अभिमन्यु है, कोई अर्जुन हम्म। नहीं बन पाया अभी तक। बिल्कुल। वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल वो हम्म, प्रॉब्लम। सही है। तो इसी नोट पे हम आज की पुलियाबाजी खत्म करते हैं। खत्म करते करते हमारे श्रोताओं को बताएं कि हम पुलियाबाजी.in पर खूब सारी नई आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश कर रहे हैं, तो प्लीज आप पढ़िए। हम काफी क्लासिक आर्टिकल्स और एक वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे हम एक पुलियाबाजी मैगजीन के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, और उसके रिलेटेड हम आपके सबमिशंस भी देखना चाहते हैं। तो हमने इसके रिलेटेड कुछ चीजें हैं तो जो आप हमारे शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। उस लिंक पे जाइए और देखिए अगर आप कुछ अपने आइडियाज हमें शेयर कर पाए। आज के लिए इतना ही, बिल्कुल। शुक्रिया। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं इसमें फिर से बोलना चाहूंगा, किसी ने मिस कर दिया हो तो बड़ी खबर दे दी ख्याति ने, बिना उस पर एम्फेसिस किए। पुलियाबाजी की फिजिकल मैगजीन आ रही है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज को प्रिंट। लेकर के।
प्रिंट मैगजीन हाथ में पकड़ हाँ सकेंगे आप पुलियाबाजी सिर्फ सुनने और देखने के अलावा। तो हाँ, मतलब ये क्योंकि बड़ी खबर। अच्छी हिंदी में भी एक अच्छी क्वालिटी की मैगजीन आए, ऐसा हमारा प्रयास है। ठीक है, सुनते रहिए शुक्रिया। और हमको अपनी चीजें बताते रहिए। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।